अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी एक्सपो की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं शुजा। प्रॉपर्टी एक्सपो पाकिस्तान का एक मुस्तनद यूट्यूब चैनल है जहां पे आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर्टी के न्यूज़ एंड व्यूज़, प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट्स और मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इससे पहले के एपिसोड्स में आपको काफ़ी कुछ बताया गया। इसी सिलसिले को लेकर हम आगे चलते हैं और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मरहला, जब आपने एक फ़ैसला कर लिया कि आपने एक प्लॉट ख़रीदना है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में, अपने बजट के मुताबिक आपने प्लॉट का साइज़, चाहे वो 7 मरले है चाहे वो 10 मरले है, वो भी डिसाइड कर लिया। आपने एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी क्रेडिबल हाउसिंग सोसाइटी भी सिलेक्ट कर ली। उस सोसाइटी के अंदर एक ख़ास ब्लॉक वो भी आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मज़ीद क्या क्या मराइल होते हैं, ये आज के सिलसिले में हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी किस्म के भी माली नुकसान से या जहनी टेंशन से दूर रह सकें। पहला कदम, सबसे पहला कदम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़ैसला हो चुका, प्लॉट ले लिया जाए। सबसे पहला कदम यह है कि आप घर बैठे हुए इंटरनेट पर रिसर्च करें कि उस सोसाइटी के अंदर उस ख़ास साइज़ के प्लॉट किस कीमत पे बिक रहे हैं। इंटरनेट पे रिसर्च कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप लोग मुख्तलिफ़ पोर्टल्स हैं प्रॉपर्टी के, जिसमें ज़मीन भी है, ज़मीन.com, घराना.com भी है, OLX भी है। ऐसी मज़ीद कई सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जहाँ पे डायरेक्टरीज़ बनी हुई हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ प्लॉट्स जो हैं वो सेल या परचेज़ के लिए अवेलेबल होते हैं। तो जब आप इस तरह के पोर्टल को विज़िट करते हैं तो आपको रफ़ आइडिया हो जाता है कि जो आपका डिज़ायर्ड मुतवक्का जो प्लॉट है उसकी अंदाज़न कीमत क्या हो सकती है उस सोसाइटी के अंदर। ये पहला स्टेज था, जब आपने इंटरनेट पर रिसर्च कर ली, कुछ आपने चीज़ें नोट कर ली अपने पास। अब हम आते हैं दूसरे स्टेज पे। प्रॉपर्टी के बिज़नेस में प्रॉपर्टी एजेंट्स या प्रॉपर्टी डीलर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये बायर्स को भी हेल्प करते हैं एक मुनासिब चीज़ लेने में, और ये सेलर्स को भी हेल्प करते हैं उनके लिए मुनासिब बायर को, ख़रीदार को ढूंढने में। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है कि कौन सा प्रॉपर्टी डीलर। मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर्स मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ को डील करते हैं। हम आपको कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स बताते हैं जिसकी बेस पे आप एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्रॉपर्टी डीलर आपको सबसे पहले मिलता है या जिसको आप जानते हैं, उस पे सिर्फ रिलाई ना कीजिए। आपको हमेशा ऑप्शन कंसिडर करनी चाहिए। 3, 4, 5 प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस में जाएं, जाके देखें उनका ऑफिस कहाँ पे है, उनका ऑफिस कैसे डेकोरेट हुआ है, उनका स्टाफ आपको कैसे एंटरटेन करता है, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म का एक्सटेंट कितना है, कितना मुफस्सल आपको तफसीलात बता रहे होते हैं, डील कैसे करते हैं। ये 5, 7, 8 पैरामीटर्स होते हैं। जब आप इन पैरामीटर्स से, इन मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों से जो एक इवेल्युएट करते हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर्स को, तो आपके लिए एक फ़ैसला करना आसान हो जाता है कि इनमें से किस प्रॉपर्टी डीलर को मज़ीद खिदमत का मौका दिया जाए। अब आपने अपने डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी डीलर फाइनल कर लिया। अब आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, आप इंसिस्ट करें कि आप ओनर से मुलाकात करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी के जो डील करने वाले हजरात होते हैं वो ख़रीदार को ये कहते हैं कि नहीं, ओनर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, या शहर में नहीं है, या उससे मुलाकात नहीं हो सकती। उस केस में मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इस डील को मज़ीद आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर ओनर से आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो कुछ चांसेस हैं इस चीज़ के कि डील फेयर नहीं होगी। इस डील के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म की एक हैंकी पैंकी का कॉन्सेप्ट, या एक फ्रॉड नहीं कहना चाहिए खैर, लेकिन एक ऐसा मामला जिसको आप आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकते, वो मौजूद होगा। तो आप जो है वो डीलर से ये कहें कि आप मालिक से बजाते खुद मिलना चाहते हैं, और मालिक से चाहे डीलर के ऑफिस में मिल लें, चाहे उसके घर मिल लें, चाहे वो आपकी तरफ आ जाए, लेकिन एक बार उस प्लॉट का जो ओरिजिनल मालिक है उसके साथ मुलाकात करना आपके लिए अशद ज़रूरी है। अब चलें, ओनर से भी मुलाकात हो गई। अगला स्टेप आया, आपको प्लॉट भी सूट कर गया, प्राइस भी सूट कर गई, टर्म्स एंड कंडीशन भी तय हो गई।
इससे अगला स्टेप यह है कि आपने कागजात या डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम चूंकि एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बात कर रहे हैं, जो भी अलॉटमेंट लेटर होगा सोसाइटी का, उसकी कॉपी लें। प्रेफरेबली ज़्यादा बेहतर ये होगा कि खुद सोसाइटी के ऑफिस से ले जाएं और जाके पूछ लें कि ये अलॉटमेंट लेटर ये वैलिड है, इसमें कहीं जालसाजी तो नहीं है, किसी किस्म का कोई फ्रॉड का चांस तो नहीं है। सोसाइटी आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड है, वो आपको बताएगी कि ये लेटर ठीक है या ये लेटर ठीक नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लॉट खरीदने के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट लेटर होता है, वो उसको वेरीफाई करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अब अलॉटमेंट लेटर भी वेरीफाई हो गया, कागजात भी ठीक हैं, मुनासिब हैं। इससे अगला स्टेज आता है कि अब आपकी डील ब्रेक होनी है। अब आपने एक डील को आगे लेके चलना है और यकीनन उसके लिए कुछ पेमेंट की जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, कभी भी एक बार में यकमुश्त पेमेंट ना कीजिए। ना तो ये रिवाज है, ना ही ये सजेस्ट किया जाता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि डील फाइनल, या जिसको हम कहते हैं कि ब्रेक हो गई, या डील कब एक मैच्योर होती है, पहले स्टेज पे एक टोकन मनी दी जाती है जो कुछ हज़ार पे मबनी होती है, डिपेंडिंग के वैल्यू क्या है, कुछ हज़ार से लेकर कुछ लाख तक होती है। उस टोकन की रसीद आपने लाजमी लेनी है। टोकन आपने पे कर दिया है, चाहे वो 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, ये आपका एक श्योरिटी होती है कि आप ये डील करना चाह रहे हैं, और मालिक को भी इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाती है कि आप एक जेन्युइन बायर हैं, और डीलर भी मुतमईन हो जाता है। तो टोकन देना जो है ये पहला स्टेज होता है। उसके बाद फिर मालिक यकीनन या डीलर आपसे ये कहता है कि अब आपको बयाना देना चाहिए। अब जो ज़रे बयाना होता है, अर्नेस्ट मनी जिसको हम कह सकते हैं, उसकी भी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। कुछ लोग 1/4 कहते हैं टोटल कीमत का, कुछ लोग उससे कम पे, कुछ लोग एक राउंड फिगर कह देते हैं कि 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बयाना कर दें। तो जहाँ पे आपको, और जो बायर आप हैं ऑब्वियसली, और जो ख़रीदार और जो सेलर है, जहाँ पे आप लोग मुतमईन होते हैं, दोनों तसल्ली हो जाती है, उतनी अमाउंट का जो है वो बयाना पे कर दें। वहाँ पे आपका एक सेल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, जिस पे वो बयाने की अमाउंट लिख दी जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाएंगी। बयाना जब आप पे करेंगे तो आपने बैंक के थ्रू पे करना है, या पे ऑर्डर की सूरत में, या फिर क्रॉस चेक की सूरत में। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। बयाना देने के बाद आगे मजीद कागजात पूरे किए जाते हैं। जो आपसे चाहिए होंगे वो प्रॉपर्टी एजेंट आपसे मांगेगा, जो मालिक से चाहिए होंगे वो मालिक से मांगेगा, और फिर उसके बाद आपको ट्रांसफ़र के लिए बुला लिया जाता है। ट्रांसफ़र के टाइम पे आम तौर पे बाकी पेमेंट जो है वो पे कर दी जाती है, जिस पे आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 स्टेज पे पेमेंट को ब्रेक किया: टोकन स्टेज, बयाना स्टेज और फाइनल पेमेंट स्टेज। अगर मालिक, खरीदार और बायर और सेलर दोनों मुतमईन होते हैं तो ये 3 स्टेजेस 4 या 5 पे भी स्प्रेड की जा सकती हैं। ये आपके बाहमी जो डील आपकी हो रही है उस पर डिसाइड करते हैं। लेकिन एक बार में पे करना, ये एडवाइस किया जाता है कि ये अच्छी बात नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें भी अगेन कुछ चांसेस हो सकते हैं कि आप कहीं कोई माली नुकसान ना उठा लें। पेमेंट के हवाले से मैंने पहले बात की आपसे। शायद आपको कुछ हजरात कहेंगे जी हमें कैश चाहिए, इस पे आप एग्री ना करें। पेमेंट जो आपने करनी है उनसे कहें कि मैं आपको पे ऑर्डर दे दूंगा, उनसे कहें मैं आपको क्रॉस चेक दे दूंगा। कैश पे डील ना कीजिए। टोकन की हद तक कैश फिर चल जाता है, छोटी अमाउंट होती है, लेकिन बयाना या फाइनल पेमेंट जो होती है ये कभी भी आप कैश में ना किया करें। आप उनसे कहें कि मैं आपको पेमेंट ही बैंक के थ्रू करूंगा। इसमें ख़रीदार भी सेफ़ होता है, चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। इसमें फ़रोख्त करंदा जो होता है वो भी सेफ़ होता है, चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, बैंक के थ्रू हो रही होती हैं, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। 1, 2, 3 दिन में बैंक में से कैश चेक क्लियर हो जाता है, और इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी को इंसिस्ट करने के लिए कैश में। तो मेरा आपको मशवरा तो यही होगा कि आप बैंक के थ्रू जो है वो पेमेंट किए। अब इससे अगला स्टेप, जब आपने पेमेंट करनी है, जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रहे होते हैं, देखिए याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से चीज़ों को डिले ना करें। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं वो आप पहली फुर्सत में कंप्लीट कर लें। आमतौर पे बायर की तरफ से कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। जो डॉक्यूमेंट्स सेलर की तरफ से पूरे होने हैं उस पर इंसिस्ट करें डीलर के थ्रू कि सेलर जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट पूरे करें। आमतौर पे देखा ये गया है कि जब ये चीज़ें डिले कर दी जाती हैं या पेमेंट करने के बाद पे डाल दी जाती हैं
तो फिर डॉक्यूमेंट पूरे करने में मज़ीद देर भी होती है और कुछ कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो जाती है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकें, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र कंप्लीट कर सकें, यही सजेस्टेड है। इसको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर के लिए ना छोड़िएगा इसको। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा ख़ास तौर पे कि कीमत का तयन करना। देखें, आप हो सकता है कि आपका पहला तजर्बा हो प्लॉट लेने का, या अगर पहला तजर्बा नहीं भी है, आप नहीं जज कर पाएंगे कि जिस जगह पे आप प्लॉट लेने जा रहे हैं वहाँ पे प्लॉट की रियल वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है। इसका एक आपको मैं एक छोटा सा एक लिटमस टेस्ट दे देता हूँ, एक बहुत आसान सोल्यूशन दे देता हूँ। कुछ डीलर्स को फ़ोन करें ख़रीदार बन के, उनसे पूछें कि मैं ABC सोसाइटी के अंदर इतने मरले का प्लॉट लेना चाहता हूँ, ये मुझे कितने का मिलेगा। वो डीलर्स आपको एक टेंटेटिव प्राइस बता देंगे। मिसाल के तौर पे वो कहेंगे 15 लाख, 16 लाख, 15.5 लाख। फिर आप ये कीजिए कि किसी और डीलर्स को कॉल कीजिए और आप एक सेलर बन के कॉल करें कि मेरा एक सोसाइटी, उसी सोसाइटी में इस साइज़ का मेरे पास एक प्लॉट है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। अब इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि आपको एक डिफरेंट प्राइस बताई जाएगी। सेलर को आमतौर पे कम प्राइस बताई जा रही होती है, बायर को निस्बतन ज़्यादा जल्द। तो जिस चीज़ की आपको 16 लाख बताया गए थे बीइंग अ बायर, सेलर के तौर पे हो सकता है कि आपको उसके 1.4 मिलियन 14 लाख बताए जाएं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्लॉट आप लेने जा रहे हैं वो 14 लाख और 16 लाख के दरमियान की किसी प्राइस, मोस्ट प्रॉब्ली 15 लाख का होगा। तो ये 4 से 6 कॉल आप करेंगे तो आपको एक फेयर सा एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट या क्लोज टू एग्जैक्ट जो है ना वो प्लॉट की वैल्यू क्या है। और इस तरह से आप एक बहुत विजिबल फ्रॉड कह लीजिए या एक गलत प्रैक्टिस होती है जिसको हम टॉप कहते हैं, उससे भी बच सकते हैं कि जहाँ पे रियल वैल्यू के ऊपर कुछ सर्टन लाख ऐड करके कुछ लोग जो हैं वो चीज़ों को बेच रहे होते हैं। इससे आप बच सकते हैं ये छोटी सी एक्सरसाइज करके। एक और चीज़, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि आपका जो रियलिटर है, जो प्रॉपर्टी एजेंट है, वो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उस पर एतमाद करना आपकी मजबूरी भी है, उसके थ्रू डील को आगे लेके चलना आपके लिए ज़रूरी भी है। ये लोग अपने रिस्क के लिए काम कर रहे होते हैं, जो इनका हक होता है, हक़ुल खिदमत होती है, जिसको हम कमीशन के नाम से जानते हैं। जब भी जिस डीलर के साथ आप आगे चलना चाहते हैं, जब आपने डिनर फाइनल कर लिया है, उसी वक्त उसके साथ कमीशन तय कर लें। आमतौर पे डीलर हजरात 2% कमीशन की बात करते हैं। आप उनके साथ अगर नेगोशिएट करें, कुछ बारगेन करें, तो वो उसमें से कम भी कर देते हैं, क्योंकि इस फील्ड में कंपटीशन फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो 2% के बजाय वो 1.5% पे या 1% तक भी आ जाते हैं। चाहे वो 2% है, चाहे वो 1% है, ये कमीशन आपने किसी भी किस्म की डील करने से पहले तय कर लेना है, ये उसका हक है।